दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो आई होप यू आर इन अ बेटर कंडीशन। सो इतने दिन से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज वन ऑफ माई नियर वंस पास्ड अवे एंड आई हैव टू अटेंड ऑल दैट थिंग एंड आई वाज नॉट इन कंडीशन बेसिकली टू मेक वीडियोस एंड इंटरेक्ट विद यू पीपल। सो आई एम क्वाइट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड ये है आपका 21 अक्टूबर का एनालिसिस, ठीक है। सॉरी 20 अक्टूबर का एनालिसिस है, 21 का तो ऑब्वियसली हम आज कवर करेंगे थर्सडे को। एंड ये 20 अक्टूबर का एनालिसिस है, यानी कि ट्यूसडे का एनालिसिस है, ठीक है। 21 यानी कि वेनसडे, आज 22 है। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड। तो भाई सीन क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ, ठीक है, जस्टिस एन वी रामना, उनको उनके खिलाफ उन्होंने बेसिकली वो लिखा है, उन्होंने वो लिखा था कि ये मतलब जो भी है हमारे जो स्टेट है उसके खिलाफ ही मतलब एक्शंस बोले जाते हैं, जो भी मतलब बेसिकली उनकी कंप्लेन फाइल कर दी थी, ठीक है। तो इसकी कंप्लेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फाइल कर दी गई थी। सो दिस वाज द सीन, ठीक है। सो एंड वो बोला जा रहा था कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑफ द पोस्टिंग ऑफ केसेस इन द स्टेट हाई कोर्ट। तो जो उनके हाई कोर्ट के पास केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब पता ही आंध्र प्रदेश का जब देखो कि पानी का भी चक्कर चलता रहता है, बाउंड्री का भी चक्कर चलता रहता है, तो उससे रिलेटेड इनको था कि जो अब वो जो केस भेज रहे हैं हमारे जो स्टेट हाई को पोस्टिंग ऑफ केसेस है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनकी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे जाके शिकायत लगा दी। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये केस? दो देयर हैव बिन प्रीवियस इंस्टांसेस, ऐसा होता है कि जजेस के खिलाफ कंप्लेन पहले भी गई हैं। करंट इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उनकी, उन्होंने वो किसी जज के खिलाफ कंप्लेन करी है, यानी ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। हाउ आर बोथ एलिगेशंस जज बस भाई डील कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो ब्रॉड दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर दिक्कत है तो इम्पीचमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। इम्पीचमेंट कैसे होगा? वही हाउस में डिस्कस होके, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है? इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है। इम्पीचमेंट तो आपको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लोगे, हम इन हाउस प्रोसीजर देखते हैं। 1997 में जजेस ने बोला कि हम अडॉप्ट करेंगे एक इन हाउस प्रोसीजर जिससे हम इंक्वायरी बिठाएंगे जजेस के खिलाफ, ठीक है। अगर मान लो एक कंप्लेन रिसीव हुई, मान लो जगनमोहन रेड्डी से अभी रिसीव हुई अगेंस्ट अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। जो हाई कोर्ट वो जो मतलब रिलेटेड टू उन्होंने कंप्लेन फाइल की इससे रिलेटेड। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड डिसाइड कि भाई ऑथेंटिसिटी, पहले तो उस जज से बात करेगा कि भाई ओ भाई ये ऐसा सीन, ये जो भी जगनमोहन रेड्डी बोल रहा है ऐसा कुछ है भी या नहीं, या फिर वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो जज का रिस्पॉन्स देखेंगे वो, और अगर जज का लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, अगर वो सीरियस कंप्लेन है, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, बंद हो जाएगा। बट अगर वो नहीं है मतलब सेटिस्फाइड, सो एक डीपर प्रोब मतलब ज़्यादा इन बड़ी इंक्वायरी बैठेगी, 3 मेंबर कमेटी बिठाई जाएगी। कमेटी की ये जो कॉम्पोजिशन है डिपेंड करेगा किस जज के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का होगा तो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा। स्टेट का होगा तो फिर स्टेट के भी कुछ जजेस लेंगे एंड फिर सुप्रीम कोर्ट के भी, तो अलग अलग तरीके से होता है। इंक्वायरी इट होल्ड्स इस ऑफ नेचर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मिशन, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी, ऐसे जुडिशियल इंक्वायरी नहीं, ठीक है। विटनेस वगैरह को नहीं बुलाएंगे, बस फैक्ट्स निकालेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, एसीपी प्रद्युमन की तरह। द कमेटी कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ रिकमेंडेशन, वन विच इट डीम्स द मिसकंडक्ट एज सीरियस इनफ कि भाई उनको ऑफिस से हटा देना चाहिए, और दूसरी बात कि ना इतना ज़रूरी नहीं है, काम करने दो इनको। सो एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, इफ द कमेटी डीम्स द चार्जेस अगेंस्ट जस्ट जेन्युइन है तो कंसर्न जज को बोलना पड़ेगा चल भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले। इफ़ जज बोलते ना मेरे तो वो मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे चल ठीक है मैं तुझसे ना तेरा पेन ही छीन लेता हूँ, नो पेन नो साइन नो जस्टिस। देन द प्रेसिडेंट मतलब कि अगर किसी चीफ जस्टिस ने उनका काम रोक दिया तो ये बात प्रेसिडेंट के कानून में तो पड़ी जाएगी। फिर बोलेगा प्रेसिडेंट चलो ठीक है ये अपना पेन नहीं छोड़ रहा ना, इसका इम्पीचमेंट करवा देते हैं, ठीक है। इफ द मिसकंडक्ट डजंट वारंट रिमूवल द जज वुड बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर मतलब रिमूवल नहीं है, मतलब उन्होंने इतनी सीरियस एलिगेशंस नहीं पाएंगे तो उसको बोल देंगे चल भाई आगे से ध्यान रखिए, थोड़ा ऐसे कंप्लेन वम्प्लेन नहीं आनी चाहिए। कंसर्न्स अगेंस्ट द मैटर ऑफ द रिलीज एंड द लेटर इन पब्लिक डोमेन, मेन दिक्कत क्या है? पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक डिस्क्लोजर से क्या हो जाएगा? डिग्निटी, इंडिपेंडेंस, मैजेस्टी क्वेश्चन में आ गई। स्कैंडलाइज कर रहे हो आप जुडिशरी को, ठीक है, पीपल की आइज़ में।
एंड वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम स्कैंडलाइज द अथॉरिटी वाला चीज़ लेकर आते हैं, है ना। एंड फेथ ऑफ द पीपल हट जाएगा वो लोगों में, लोगों का जुडिशरी में से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 121 और 211, ठीक है। 121 एंड 211 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली बार पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कि भाई कोई जज कुछ भी करे कोर्ट में, तुम बैठ के उसकी चुगलियाँ नहीं करोगे पार्लियामेंट में। सो ये बेसिकली ये क्या होता है, उनकी सेफ्टी इंश्योर कराता है कि ये नहीं कि कोई वो डिसीजन ले ले और कल को मोदी जी ऐसे मतलब महिला मंडली बिठा के बैठे हैं कि भाई ऐसा ऐसा चलो हम चुगलियाँ करते हैं, एंड तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कंडक्ट को आप नहीं कर सकते डिस्कस पार्लियामेंट में, ठीक है। देन इज़ अबाउट NCLAT, ठीक है। तो भाई NCLAT क्या है, अब एपीलेट ट्रिब्यूनल है तो मतलब ये किसी जो भी मतलब आप किसी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपीलिंग बॉडी है, ठीक है। वहाँ की जो दिक्कतें हैं, वो जो अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स की, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑर्डर पास किया, अगर आपको उसके खिलाफ दिक्कत है तो आप यहाँ जाके अपील कर सकते हो। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का देखता है अपील अगेंस्ट 3 ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो खुद NCLT, फिर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 का देखता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन एंड द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस। मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड टेक्निकल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर्स, क्योंकि ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ज़्यादा बुद्धि होगी ना, मोदी जी को क्या पता कौन कितना जुडिशरी का काम कर सकता है, तो चीफ जस्टिस को कंसल्ट करेंगे। पर जो नॉर्मल मेंबर्स हैं और टेक्निकल मेंबर्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। एंड सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस या उनके कोई भी नॉमिनी। चीफ जस्टिस कहेगा मैं बिजी हूँ, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट क्यों आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट का काम है IBB में से रिलेटेड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अब लॉ एंड जस्टिस क्यों आ गई, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ठीक है, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ, अब NCLT है और इधर IBBI है, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा मिनिस्ट्रीज रिलेट कर लोगे इसका। एलिजिबिलिटी क्या है, पर्सन चेयरपर्सन को एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडी है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या जज ऑफ जुडिशियल मेंबर जो दूसरे मेंबर्स होंगे उनको भी जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, और जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर 5 ईयर्स। टेक्निकल मेंबर्स जिन्होंने एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ 25 साल का होना चाहिए। टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कितनी है, 5 साल की, उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है 5 और साल के लिए, ठीक है। देन इज अबाउट IFSCA इंट्रोड्यूस्ड फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। तो IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये हमारे इधर ही है, उसने एक फ्रेमवर्क बोला है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या, इट इज़ अ सेफ हार्बर वेयर बिजनेसेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। मान लो जब फेस शील्ड आई थी, शुरू में तो नहीं होती थी फेस शील्ड आई तो उन्होंने क्या कहा कि एक छोटे पूल में उसको टेस्ट कर लेते, 10 घरों में बांट दी उन्होंने जाके कि भाई टेस्ट करके देखो कोविड से प्रोटेक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये वही होते रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, एक छोटा एरिया जहाँ पे आप अपने टेस्ट कर सकते हो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अंडर रिलैक्स्ड रेगुलेटरी कंडीशंस, जहाँ पे रिलैक्स होंगी कि भाई चलो फेस शील्ड से अगर उसकी आंख में लगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके की जहाँ पे थोड़ी कंडीशंस रिलैक्स होती हैं। पार्टिसिपेटिंग कंपनीज रिलीज न्यू प्रोडक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू लिमिट नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। पर नया फ्रेमवर्क रिलीज किया है IFSC ने, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को बोला है शैल ऑपरेटेड विद इन IFSC लोकेटेड एट गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ठीक है। वहाँ पे जो IFSC लोकेटेड है, IFSC लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, वहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं तुम कर्नाटका में जाके अप्लाई कर लोगे, है ना। तो एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस शैल बी ग्रांटेड सर्टेन फैसिलिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज टू एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस। तो इस तरीके की जो भी वो हैं एंटिटीज़ हैं, उनको फिनटेक रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए इनको अच्छा खासा फैसिलिटीज़ देंगे, एंड रियल टाइम कस्टमर्स के साथ इनको इंटरैक्ट करने का काम मौका मिलेगा। दीज फीचर्स शैल बी फोर्टिफाइड विद नेसेसरी सेफगार्ड्स, ठीक है। मतलब रिस्क मिटिगेट करेंगे, इन्वेस्टर्स जो अभी जो प्रोडक्ट वगैरह लेकर आएगा उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन भी करेंगे। IFSCA क्या है भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट से एस्टैब्लिश हुई थी 2020 में, तो अभी की है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गांधीनगर गुजरात में पड़ती है। इस जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म्ड लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया, ठीक है। तो उनमें जो इसमें लोकेटेड है फाइनेंशियल सर्विसेज या इंस्टीट्यूशंस, उनको डेवलप और रेगुलेट करने का। इट इज़ एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ RBI, ठीक है। RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA
कि जो भी पावर्स है ना वो इकलौती मतलब एक जगह ये एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। तो मान लो जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात में, उसका ये IFSCA एक सेंटर है, ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे इस सब को, जहाँ पे जो गिफ्ट सिटी में काम चल रहा है उसको रेगुलेट करेगा। तो इसके पास RBI की भी पावर होंगी, सेबी की भी, और इनकी पेंशन वालों की भी, और इंश्योरेंस वालों की भी। चेयरपर्सन कौन होगा? अब अगर उसके पास पावर है तो RBI से ही कई हर एक बॉडी से मेंबर होगा ना इसका। सो 1 मेंबर ईच टू बी नॉमिनेटेड, तो माइंड रखना, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड बाय RBI, सेबी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी PFRDA, एंड 2 members टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 अदर होल टाइम और फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स। तो 2 + 2 + 4, ठीक है, 8 मेंबर्स होंगे इसके टोटल, ठीक है। देन 3 years होंगे, सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या, कैन IFF बी सेट अप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो बोलता है IFSC आप इस्टेब्लिश कर सकते हो आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो घर तक फाइबर स्कीम क्या है भाई? घर तक फाइबर स्कीम पहले ये बिहार में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो करीबन 45,000 विलेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेट दैट एम्स टू कनेक्ट ऑल इट्स, जो इतने इस बिहार में इतने विलेजेस हैं उसको कनेक्ट करेंगे बाय March 31। तो देखो ये क्या होता है। सो स्टेट वुड मतलब ट्रेंचेस डिग करेंगे, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाएंगे जिससे वहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी आ जाए, ठीक है। तो आप ये स्कीम कहीं कोड सब कर सकते हैं। विलेज को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। बिहार हैज़ होम टू एटलीस्ट 5 फाइबर टू होम कनेक्शंस पर विलेज, ठीक है। जो फाइबर टू होम मतलब जो एक फाइबर होगा ना उससे सारे विलेज को कनेक्ट करेंगे, होम्स को एक एक को जाके, एंड 1 वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम काम करा रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, माइटी मिनिस्ट्री के अंडर, एंड द कॉमन सर्विसेज सेंटर, ठीक है। कॉमन सर्विसेज सेंटर कहाँ है? जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है तो एक कंप्यूटर का वो साइबर कैफ़े टाइप होता है वहाँ पे, तो लोगों के लिए फैसिलिटेशन हो जाती है, इससे पैसे वैसे चार्ज नहीं होते वहाँ जाके। सो एयर पॉल्यूशन हर बार अक्टूबर में क्यों बढ़ती है? तो या तो आई थिंक आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही होगा। सबसे पहले मानसून का विड्रॉल होता है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उस टाइम पे आना होता है, एंड विड्रॉल हो रहा होता है जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका, ठीक है। सो ड्यूरिंग समर्स द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली एंड स्टॉर्म्स कैरी डस्ट फ्रॉम राजस्थान एंड समटाइम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। टेम्परेचर डिप होता है ऑब्वियसली, विंटर में होता है। सो पॉल्यूटेंट्स कैनॉट डिस्पर्स इनटू मोर अपर लेयर्स, तो ज़्यादा ऊपर आयनोस्फीयर मीजोस्फीयर तक नहीं जाते, नीचे ही नीचे रहते हैं, है ना। हाई विंड स्पीड्स दे आर इफेक्टिव एट डिस्पर्सिंग पॉल्यूटेंट, बट विंटर में विंड स्पीड भी कम हो जाती है ना। फार्म फायर्स, तो स्टबल बर्निंग, तो IIT कानपुर ने 2015 में निकाला था कि दैट विंटर्स में 17 to 26% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर बायोमास बर्निंग से ही आता है। डस्ट पॉल्यूशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, PM10 PM2.5 के लेवल्स बढ़ते हैं। व्हीकुलर पॉल्यूशन तो है ही सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन विंटर, ठीक है। लोग ऐसे छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं तो व्हीकुलर पॉल्यूशन ज़्यादा होएगा। मेजर क्या है भाई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया करो अपना, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स के नंबर को कम करो जो ज़्यादा सालों से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, बुलेट को कम चलाओ। लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल को लेकर आओ, जैसे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं आजकल, ठीक है। BS6 नॉर्म्स लेकर आए हैं। स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशंस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स की एफिकेसी, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्क्रबर्स हैं वो लगाओ ताकि जो एमिशंस है वो कंट्रोल में रहें। डीजल जनरेटर से सोलर की तरफ जाओ, रीन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ अपनी। हमारा अभी तक 36% हमने अटेन कर लिया है, आगे हमें इसको और ज़्यादा अटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं। देन इज अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, ग्रैंड ICT चैलेंज। तो ICT क्या? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी? MIT। सो इट वाज लॉन्च बाय नेशनल जल जीवन मिशन, ठीक है, पर जल जीवन मिशन ने किया था, ठीक है, पर पार्टनरशिप तो MIT की ही थी। स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, विलेज लेवल पे उसको डिप्लॉय करने के लिए। द मिशन फोकसेज ऑन डिलीवरी स्ट्रक्चर रैदर देन मेयर क्रिएशन, ठीक है भाई, डिलीवरी तक करनी है, ये नहीं स्वच्छ भारत की तरह टॉयलेट बना के छोड़ दिए, तो उस तरीके की चीज़ है। कंट्री फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो कहाँ है भाई? असम में बिल्ड करेंगे इसको, ठीक है, लॉजिस्टिक्स वहाँ पे। और लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है भाई? एक जगह कोई सामान बना, उसको आप वहाँ तक जो भी पोर्ट है या फिर फ्लाइट है वहाँ से आपको पहुँचाने तक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़े, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिया जाएगा। पार्क विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू एयर, रोड, रेल एंड वाटरवेज टू द पीपल, ठीक है। तो जो रेल रोड की कनेक्टिविटी है लोगों से उसको कनेक्ट करेगा। डेवलप्ड अंदर भारतमाला परियोजना, ठीक है, जो सरकार की है उसके रिगार्डिंग बनेगा, एंड कहाँ पे? जोगी झोपा में बनेगा, असम में। एसफटीडा क्या है भाई? हींग है। हींग क्या है? हमारे यहाँ बनती नहीं, पर आप देखते होगे ऐसे मास्टर शेफ वाले बहुत हींग दबा के डालते हैं। सो हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं इसको, और ये पेरिनियल हर्ब है, ठीक है।
पूरा पूरा साल ये मतलब उगती रहती है। एंड इसमें इसकी जो फ्रूट्स है ना वहाँ पे ये हर्ब होती है। दिक्कत क्या है ये कि ये ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस में है। अब हमारे यहाँ ऐसे कौन सा एरिया, भाई हिमालयाज़ ही है ऐसा एरिया तो। एंड ये एंडेमिक है टू ईरान एंड अफगानिस्तान। तो अगर कभी आ जाए एस्फेटिरा हमारे यहाँ एंडेमिक है, आप तो फटाफट टिक कर दोगे ना, क्योंकि आपने तो हींग यही सुना है, तो नहीं टिक करना, याद रखना। ठीक है, तो हींग हम इंडियन हिमालयाज़ में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौल स्पीति ऑब्वियसली दैट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, सो इसीलिए। प्लेसेस इन न्यूज़ फीजी है, ये मेलानेशिया का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ ओशियन है, मैंने आपको बताया था पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन का है। एंड आर्किपेलिगो 330 आइलैंड से ज़्यादा है। तो ये लोकेशन देख लो, ऑस्ट्रेलिया, ये इधर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर है से ऑस्ट्रेलिया के इधर, पापा गुनिया के नीचे सोलोमन आइलैंड्स है यहाँ। ठीक है, तो थोड़ा आप इसे देख सकते हो। तास्मान सी है, साउथ पैसिफिक ओशियन भी है, कोरल सी भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में पूछा जाए तो क्या आता है, कोरल सी आता है। असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट, तो क्या दिक्कत हो गई भाई इनके बीच में। तो डिस्प्यूट स्टेम फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑफ 1875 दैट डिफरेंशिएट लूशाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ कच्चर। ठीक है, तो लूशाई हिल्स तो हमें पता है मणिपुर में आते हैं। ठीक है, मणिपुर मिजोरम वाले एरिया में। एंड अनदर ऑफ 1933 दैट डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन लूशाई हिल्स एंड मणिपुर। ठीक है, तो लूशाई हिल्स एंड मणिपुर की बाउंड्री है। एंड मिजोरम बॉर्डर्स असम बाराक वैली। ठीक है, तो जो ये मिजोरम है किधर पड़ेगा मिजोरम, मेघालय यहाँ पे, ये मणिपुर है, ये इधर मिज़ोरम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मणिपुर मिज़ोरम, ये मणिपुर मिज़ोरम है एंड फिर त्रिपुरा आ जाएगा। तो इसीलिए ये दिक्कत आती है। मिज़ोरम तो असम की बाराक वैली है, तो बेसिकली दोनों में डिस्प्यूट है। इसमें कुछ ज़्यादा आर्टिकल में दे नहीं रखा, मैं क्या ही बताऊँ। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज हम चिल्ला चिल्ला के क्वाड पढ़ते हैं। क्वाड में क्या है, 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अब उन्होंने क्या सोचा है कि भाई हम अपना इसको एक मिलिट्री रूप दे। ठीक है, तो अब मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस को के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्वाड को बेसिकली मिलिट्री तक लेके जाने के लिए। एंड मालाबार नेवल एक्सरसाइज को अब ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करेगा। तो हम नेक्स्ट मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मालाबार नेवल एक्सरसाइज करेंगे। देन इज अबाउट पर्ल रिवर एस्चुरी, तो भाई पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ जाए या पर्ल रिवर आ जाए, ये सब चाइना से रिलेटेड है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या थ्योरी है चाइना की, कि ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे ये स्ट्रिंग हो गए ना, इसमें ऐसे पर्ल्स लगे होते हैं, तो पहले एक आइलैंड ऑक्यूपाई करेंगे डेप्थ ट्रैप में फंसा के, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये उनकी एक्सेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निक है। तो पर्ल रिवर एस्चुरी का क्या मतलब है, एस्चुरी तो आपको पता ही है, समुद्र से मिलने से पहले जहाँ पे थोड़ा पानी रुक जाता है उसे एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा एंड तापी हमारे यहाँ बनाती हैं, वो सिर्फ एस्चुरी बनाती है। ठीक है, बाकी रिवर्स भी एस्चुरी बनाती हैं और डेल्टा भी बनाती है, पर नर्मदा तापी सिर्फ एस्चुरी बनाती है। पर्ल रिवर एस्चुरी इंक्लूड्स हांगकांग, मकाओ एंड मेनलैंड चाइनीज सिटीज़। तो यहाँ आप देख सकते हो, इधर हांगकांग भी है। ठीक है, और मकाओ भी इधर ही पड़ेगा, मकाओ इधर है, ग्वांगडोंग है इधर। ठीक है, एंड शेंजन, ये वाली सिटीज़ हैं। दिक्कत क्या है, चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन्स आर मेकिंग कम बैक। तो चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन आ रही है यहाँ पे, एंड ये बहुत हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था। तो यही था आज की डिस्कशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।